दोस्तों रॉबर्ट अपनी लाइफ का एक इवेंट शेयर करते हैं। कुछ सालों पहले उन्हें सिंगापुर में एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। एक यंग लेडी ने उनका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू के बाद वो एक टेबल पर कॉफी पी रहे थे तो उस लेडी ने रॉबर्ट को अपने कुछ आर्टिकल्स दिखाए जो उसने न्यूज़पेपर के लिए लिखे थे। रॉबर्ट ने जब वो आर्टिकल्स देखे तो बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा तुम्हारा राइटिंग का स्टाइल तो बहुत अच्छा है और तुम्हारी बातें भी इंटरेस्टिंग है, तो क्या रोक रहा है तुम्हें आगे बढ़ने से। उसने कहा पता नहीं, हर कोई कहता है कि मेरी नॉवेल्स बहुत अच्छी है पर कोई खरीदता ही नहीं है, क्या आप कुछ सजेशन देना चाहोगे। रॉबर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल, ऐसा करो, यहाँ सिंगापुर में मेरा एक दोस्त है जिसका एक छोटा सा स्कूल है जहाँ वो सेल्स की ट्रेनिंग देता है, तो तुम उसके पास जाओ और सेल्स सीखो, इससे तुम्हें राइटिंग करियर में अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अब ये बात उस लड़के को अच्छी नहीं लगी। उसने कहा मेरे पास मास्टर्स डिग्री है इंग्लिश लिटरेचर में, भला मैं किसी स्कूल में सेल्स पर्सन का काम सीखने क्यों जाऊंगी, मैंने पढ़ाई ही इसलिए की थी ताकि मुझे ये सब काम ना करने पड़े। उस वक्त टेबल पर रॉबर्ट की एक बेस्ट सेलिंग बुक पड़ी थी तो उन्होंने बुक पर फिंगर पॉइंट करते हुए उस लड़की से कहा कि देखो इस बुक पर क्या लिखा है। उसने कहा क्या। रॉबर्ट ने कहा इस पे लिखा है बेस्ट सेलिंग ऑथर, नॉट बेस्ट राइटिंग ऑथर। तब उस लड़की की आंखें खुली। उन्होंने कहा मैं सेल्स जानता हूँ इसलिए बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ और तुम राइटिंग जानती हो इसलिए बेस्ट राइटिंग ऑथर हो। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बुक्स भी लोग खरीदें तो सेलिंग तो सीखनी ही पड़ेगी। रॉबर्ट इस इंसिडेंट से बताते हैं कि रिच मेंटालिटी वाले लोग हर स्टेज पर सीखने के लिए रेडी होते हैं और पुअर मेंटालिटी वाले लोग रेडी नहीं होते। तो ये एक बड़ा डिफरेंस होता है रिच और पुअर लोगों की मेंटालिटी में। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ डिफरेंसेस बताने वाला हूँ जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपकी मेंटालिटी रिच है या पुअर। तो फर्स्ट पॉइंट जिसके बारे में हमने बात की वो था वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ऑथर कहते हैं मनी और सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है पर सिर्फ पैसों के लिए काम करने से आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको जॉब के साथ साथ और स्किल्स भी सीखनी होगी। जैसे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, मैं आपको लोगों को बेवकूफ बनाने को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अगर आपको सेल्स, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, इन सब से डील करना सीखना है तो MLM एक ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा टेक्निकल स्किल्स आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बर्गर बहुत अच्छा बनाते हैं। अब अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद सारी जिंदगी वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक इंपॉर्टेंट स्किल नहीं आती, सेल्स। मैंने पहले भी कहा था मैकडॉनल्ड्स सबसे अच्छा बर्गर नहीं बनाता पर उन्हें एवरेज बर्गर को अच्छे से सेल करना आता है। सेकंड लेसन है माइंड योर ओन बिजनेस। मैकडॉनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक एक बार यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में स्पीच दे रहे थे। उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि क्या लगता है तुम्हें, मैं किस चीज का बिजनेस करता हूँ। ये सुन के सभी स्टूडेंट्स हंसने लगे। उन्हें लगा रे मजाक कर रहे हैं। रे क्रॉक ने फिर से पूछा क्या कोई बता सकता है मैं कौन से बिजनेस में हूँ। अभी भी ज्यादातर स्टूडेंट्स हंस ही रहे थे पर एक स्टूडेंट उठकर बोला इस दुनिया में हर कोई जानता है कि आप बर्गर का बिजनेस करते हैं। रे ने कहा नहीं, मेरा बर्गर का नहीं रियल एस्टेट का बिजनेस है। बर्गर बेचना हमारा प्राइमरी फोकस जरूर है पर मेन पैसा हम फ्रेंचाइजी की लोकेशन और लैंड सेल करके कमाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी के लिए आपको जगह भी उन्हीं से ही खरीदनी पड़ती है। तो ये एक खास बात होती है रिच मेंटालिटी वाले लोगों में कि उनका मेन बिजनेस लोगों को पता ही नहीं चलता बिकॉज दे माइंड देयर ओन बिजनेस। अगर आप किसी बैंक एम्प्लॉय को पूछोगे कि तुम्हारा बिजनेस क्या है तो वो कहेगा मैं बैंकर हूँ। वो अपनी जॉब को ही अपना बिजनेस बताएगा। जबकि रॉबर्ट के हिसाब से हर इंसान की जॉब और बिजनेस अलग अलग होता है और आपके पास दोनों होने चाहिए क्योंकि आपके इनकम कॉलम से आपकी जॉब का पता चलता है और एसेट कॉलम से आपके बिजनेस का। तो जॉब से इनकम आ रही है वो तो ठीक है पर अगर आप एसेट इनकम का नहीं सोच रहे तो फिर आप पुअर मेंटालिटी वाले लोगों में आओगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत लोग प्रोग्राम्ड हैं टू माइंड अदर पीपल्स बिजनेसेस। वो सारा दिन हार्डवर्क करते हैं ताकि कोई और अमीर बन सके। तो चलो आपको 4 ऐसे एडवाइस बताता हूँ जो हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं और उससे अमीर कोई और बन जाता है। फर्स्ट एडवाइस है स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ और जॉब करो। इस एडवाइस से एक एम्प्लॉय पैदा होता है जो अपने बॉस को अमीर बनाता है। सेकंड एडवाइस है हार्डवर्क करो, पैसे जोड़ो और घर ले लो। इस एडवाइस से एक डेटर यानी कर्जदार पैदा होता है जो बैंक्स को अमीर बनाता है। थर्ड एडवाइस है बड़ा होम लोन लेने से गवर्नमेंट टैक्स डिडक्शन कर देती है। इस एडवाइस से टैक्स पेयर पैदा होता है जो गवर्नमेंट को अमीर बनाता है। फोर्थ एडवाइस है अभी सब कुछ क्रेडिट कार्ड और डाउन पेमेंट पर खरीद लो, बाद में EMI पे पे कर देंगे। अब इस एडवाइस से एक कंज्यूमर पैदा होता है जो बिजनेसमैन को अमीर बनाता है। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं दूसरों के बिजनेस को बढ़ाने से अच्छा है माइंड योर ओन बिजनेस। लेसन नंबर 3, टेक कंट्रोल ऑफ योर कैश फ्लो। जो भी लायबिलिटी आपके पास होती है याद रखना वो किसी और के लिए एसेट बनती है। अगर होम लोन आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आता है तो वही होम लोन बैंक की बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा। यानी जब आप किसी भी तरह की लायबिलिटी एक्वायर करते हो जैसे कि कार लोन, स्कूल लोन, मोर्गेज, क्रेडिट कार्ड, जब तक ये सब क्लियर नहीं हो जाते तब तक आप बैंक के लिए काम करोगे उन्हें और अमीर बनाने के लिए।
अब सेट ऑफ बुक्स में एसेट और लायबिलिटी के अलावा दो और चीजें भी होती है, इनकम एंड एक्सपेंस। जैसे आपकी हर लायबिलिटी किसी के लिए एसेट है, उसी तरह आपका हर एक्सपेंस किसी और के लिए इनकम है। इसे डायग्राम में देखो, एज ए पेई अगर आप कुछ एक्सपेंस करते हो तो एज ए पेयर वो उसके लिए इनकम बन जाएगी। अब इन दोनों सेट ऑफ बुक से जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर कोई फाइनेंशियल फास्ट ट्रैक पर जा रहा है तो उससे बिल्कुल ऑपोजिट कोई फाइनेंशियल रैट रेस में भी जाएगा। एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब सवाल ये उठता है कि आप फास्ट ट्रैक वाली साइड में हो या रैट रेस वाली साइड, क्योंकि रिच लोग फास्ट ट्रैक यानी एसेट बिल्डिंग और इनकम वाली साइड होते हैं, वहीं पुअर लोग लायबिलिटी बिल्डिंग और एक्सपेंस वाली साइड होते हैं। इसीलिए रॉबर्ट के रिच डैड बार बार कहते हैं कि ज्यादा पैसे कमाने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, अगर प्रॉब्लम कैश फ्लो मैनेजमेंट में है तो। अब अगर आपको फास्ट ट्रैक पर चलना है तो कैश फ्लो का कंट्रोल अपने हाथ में लो, अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल करो, साथ ही डेट और लायबिलिटी को मिनिमाइज करो। लेसन नंबर 4, कॉन्शियस स्पेंडिंग। आपको पता है कि किसी के शूज और बेल्ट से उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स का पता लगाया जा सकता है, किसी की ईटिंग हैबिट से उसके कैरेक्टर का पता लगाया जा सकता है। लेट्स से एक इंसान है जो अपना पूरा फूड फिनिश करता है, वहीं एक दूसरा इंसान है जो खाने से ज्यादा वेस्ट कर देता है। अब ये जो सेकंड वाला इंसान है ये पहले वाले से कम डेडिकेटेड और कम रिस्पॉन्सिबल है। आजकल डेडिकेटेड लोग आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। आज हम लोग व्हीकल से महंगे सेल फोन खरीद लेते हैं, शूज कई बार इतने महंगे होते हैं कि उतने में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कार खरीद लेते। हम बहुत बार महंगी चीजें खरीद लेते हैं और बाद में बिल्स देखकर रिग्रेट करते हैं। इसी को अनकॉन्शियस स्पेंडिंग कहते हैं। अब इस अनकॉन्शियस स्पेंडिंग का एक बड़ा रीजन है हमारे फ्रेंड्स। हमारा फ्रेंड सर्कल हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आप किसी रैंडम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को देख लो, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ब्रांड्स के क्लोथ्स पहनते हैं, इवन अगर उनका इनकम लेवल डिफरेंट है तो भी। अब ये सब कॉन्शियस लेवल पर होता है, इनविजिबली वो हमें पुश करते हैं बिना सोचे समझे खर्च करने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक बार ऑथर अपने 2 फ्रेंड्स के साथ डिनर पर थे, तो उनमें से एक के पास नया आईफोन था और दूसरी के पास पुराना। तो जैसे ही उसने अपना पुराना आईफोन निकाला, पहली वाली ने तुरंत कहा, क्या कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें? तुमने अभी भी पुराना आईफोन ले रखा है। समझ रहे हो उसके कहने का मतलब, अगर पुराना आईफोन है तो जरूर तुम किसी प्रॉब्लम में हो। यानी आपको नए फोन की जरूरत है या नहीं ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बट इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी कॉन्शियस स्पेंडिंग को। आपको चूज करना पड़ेगा कि पैसा किस चीज पर स्पेंड करना है। उसके लिए आप सिंपल रिच लोगों का प्लान फॉलो कर सकते हैं, जो कहता है सेविंग करो, इन्वेस्टिंग करो और जो बच जाए उसे स्पेंड करो। इससे आपके स्पेंडिंग डिसीजंस क्लियर हो जाएंगे। लेसन नंबर 5, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। रॉबर्ट कहते हैं, मैं आज तक ऐसे आदमी से नहीं मिला जिसे पैसे गंवाना पसंद हो, और मैं आज तक ऐसे अमीर आदमी से भी नहीं मिला जिसने पैसे गंवाए ना हो, पर मैं ऐसे बहुत से पुअर लोगों से मिला हूं जिन्होंने कभी एक पैसा भी नहीं गंवाया। इसे कहते हैं फियर ऑफ लूजिंग मनी। अब ये पैसे गंवाने का डर अमीर और गरीब दोनों में होता है, पर डर प्रॉब्लम नहीं है, आप उस डर को हैंडल कैसे करते हैं वो प्रॉब्लम है। एक रिच माइंडसेट वाला इंसान अपने डर को मैनेज करके इन्वेस्टमेंट्स करता है, और वहीं पुअर माइंडसेट वाला इंसान डर को मैनेज नहीं कर पाता और इसीलिए उसकी कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती। रिच डैड कहते हैं कि एक बड़ा रीजन फाइनेंशियली सक्सेसफुल ना होने का ये भी है कि लोग बहुत ज्यादा सेफ खेलते हैं। पता है, ज्यादातर वही लोग पैसा गंवाते हैं जो गंवाना नहीं चाहते। नहीं समझे? समझाता हूँ। पैसा ना गंवाने के चक्कर में हम बड़ी कार, बड़े घर ये सब खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते नहीं हैं, जिससे अल्टीमेटली हम लॉन्ग टर्म में पैसा गंवाते हैं। बहुत से लोगों का अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे तो वो थोड़े बहुत पैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, 1-2 स्टॉक्स खरीद लेते हैं एंड दैट्स इट। अब अगर आपका पर्पस सेफ्टी है तो ये पोर्टफोलियो ठीक है, बट अगर आपकी एज और पैसे दोनों ही कम है तो सेफ्टी और बैलेंस्ड लाइफ की तरफ मत जाओ, थोड़ा अनबैलेंस्ड चलो। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा लो, शुरू में वो बैलेंस्ड नहीं थे। बैलेंस्ड इंसान कहीं नहीं पहुंचता क्योंकि वो प्रोग्रेस ही नहीं करता। तो अगर आपको फाइनेंशियल प्रोग्रेस चाहिए तो रिच लोगों की तरह शुरू में अनबैलेंस्ड चलो। इसके अलावा एक ऑब्स्टेकल ये भी है कि नॉर्मल लोगों की सेल्फ टॉक ही गलत है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं मैं ये चीज 7 जन्म में भी नहीं खरीद सकता, ये तो बहुत महंगा है, ये तो औकात के ही बाहर है। ये सब बोलना बंद करो, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन वर्ड्स को कमांड की तरह एक्सेप्ट करता है और फिर उन्हें रियलिटी बनाने में लग जाता है। इसकी जगह आप ये बोल सकते हैं कि मैं कैसे इस कार को अफोर्ड कर सकता हूँ, कैसे इस जैकेट को अफोर्ड कर सकता हूँ, जो भी चीज आप खरीदना चाहते हैं। याद रखना, ये नेगेटिव एफर्मेशंस भी पुअर मेंटेलिटी को ही शो करती हैं। लेसन नंबर 6, टेक बेबी स्टेप्स। किसी महान इंसान ने कहा है कि दौड़ने से पहले चलना जरूरी है, और उससे भी महान इंसान ने कहा है कि चलने से भी पहले एक बेबी स्टेप लेना जरूरी है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस के लिए कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपको बस बहुत सालों तक सही डायरेक्शन में मूव करना है। कोई भी सिचुएशन हो, आपको बेबी स्टेप्स ही लेने हैं। अब ये इजी नहीं होगा, क्योंकि जरा सोचो, अगर कोई कर्ज की खाई में है जहां उसे लैडर की जरूरत है, वहां अगर कोई बेबी स्टेप लेने को कहे तो अजीब तो लगेगा ही, पर यही सही तरीका है।
अब अगर किसी को बेबी स्टेप नहीं लेने और रातों रात अमीर बनना है तो शहर में लॉटरी की दुकान तो हो